नमस्कार। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और संसद में मेरे साथी कार्तिकेय शर्मा जी, नेटवर्क की पूरी टीम, देश विदेश से आए सभी अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, न्यूज एक्स वर्ल्ड इसकी शुभ शुरुआत और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेटवर्क के हिंदी और इंग्लिश सहित तमाम रीजनल चैनल्स आज आप अब ग्लोबल हो रहे हैं और आज कई फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप की भी शुरुआत हुई है। मैं इन कार्यक्रमों के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी मीडिया के इस तरह के कार्यक्रमों में जाता रहा हूं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है। और मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में मीडिया के इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं और एक परंपरा भी चल रही है। उसमें कुछ आर्थिक विषय भी है, हर एक का फायदे का मामला रहता है जरा। लेकिन आपके नेटवर्क ने इसे एक नया डायमेंशन दिया है। आपने लीक से हटकर एक नए मॉडल पर काम किया है। मुझे याद है, अगर मैं पहले की समिट और आपकी समिट के संबंध में जो कल से सुन रहा हूं, पहले जो समिट अलग अलग मीडिया हाउस ने की हैं, वो नेता सेंट्रिक रही है। मुझे खुशी है ये नीति सेंट्रिक है। यहां नीतियों की चर्चा हो रही है। ज्यादातर इवेंट जो हुए हैं वे बीते हुए कल के आधार पर वर्तमान की नुक्तेचीनी वाले रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका ये समिट आने वाली कल को समर्पित है। मैं देखता था कि पहले जितने भी ऐसे कार्यक्रमों को मैंने दूर से देखा या खुद हुआ गया, वहां विवाद का महत्व ज्यादा था, यहां संवाद का महत्व ज्यादा है। और मुझे पक्का विश्वास है। और दूसरा, जितने भी मैं इवेंट्स में गया हूं, एक छोटे से कमरे में होते हैं और अपने अपने लोग होते हैं। यहां इतने विशाल समारोह को देखना, और वो भी एक मीडिया हाउस के समारोह को, और जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श किए हुए लोग यहां होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहां से और मीडिया वालों को कोई मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन देश को भरपूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि यहां हुए हर व्यक्ति के विचार
देश को प्रेरणा देने वाले विचार होंगे। उम्मीद है कि इस ट्रेंड को, इस टेम्पलेट को आने वाले दिनों में दूसरे मीडिया हाउस भी अपने तरीके से और इनोवेटिव बना करके कम से कम उस छोटे कमरे से बाहर निकले। साथियों, 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी 26 फरवरी को ही प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थायी शहर में एक टेम्पररी व्यवस्था, नदी के तट पे करोड़ों लोगों का आना, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आना और पवित्र स्नान करके भाव से भर जाना। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। इस जन विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की रियल स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। साथियों, कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। मेरे मित्र टोनी यहां बैठे हैं, वो तो रोज के योगा प्रैक्टिशनर है।
आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। और मुझे पता चला है, कल मेरे दोस्त टॉनी एबट दिल्ली हाट में भारतीय मिलेट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने और उनको मिलेट्स की डिशेज बहुत पसंद आई और ये सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और इन सबके साथ ही एक और बात हुई है। भारत कई सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को लीड कर रहा है। हाल ही में मुझे फ्रांस में एआई एक्शन समिट में जाने का मौका मिला। दुनिया को एआई फ्यूचर की तरफ ले जाने वाली इस समिट का भारत को होस्ट था। अब इसको होस्ट करने का जिम्मा भारत के पास है। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में इतनी शानदार G20 समिट कराई। इस समिट के दौरान हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर के रूप में एक नया इकोनॉमिक रूट दुनिया को दिया। भारत ने ग्लोबल साउथ को भी एक बुलंद आवाज दी। हमने आइलैंड नेशंस को, उनके हितों को अपनी प्रायोरिटी से जोड़ा है। क्लाइमेट क्राइसिस से डील करने के लिए भारत ने मिशन लाइफ का विजन दुनिया को दिया है। इसी तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रिलिजियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अनेक इनिशिएटिव्स हैं जिनको भारत ग्लोबली लीड कर रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जब भारत के अनेक ब्रांड ग्लोबल हो रहे हैं तो भारत का मीडिया भी ग्लोबल हो रहा है। इसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को समझ रहा है। साथियों, दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है।
हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। साथियों, आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए हैं। इससे इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक का टर्न अराउंड टाइम कम करने का अवसर मिला। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिला। इससे गाड़ियों की डिमांड बढ़ी। हमने गाड़ियों के ईवीज के प्रोडक्शन का एनकरेज किया। आज हम दुनिया के एक बड़े ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनकर उभरे हैं। साथियों, ऐसा ही बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दिखा है। बीते दशक में 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहली बार बिजली पहुंची। देश में बिजली की डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी। इससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ी। हमने डेटा सस्ता किया तो मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ी। ज्यादा से ज्यादा सर्विस मोबाइल फोन पर लेकर आए तो डिजिटल डिवाइसेज का कंजम्पशन और बढ़ा। इस डिमांड को अपॉर्चुनिटी में बदलकर हमने पीएलआई स्कीम जैसे प्रोग्राम शुरू किए। आज देखिए, भारत एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बन चुका है। साथियों, आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। 1,500 कानून खत्म करना बहुत बड़ी बात है। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। अब मैं कुछ आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान
बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई, 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, एक खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, बैम्बू का। बैम्बू हमारे आदिवासी क्षेत्र में, खास करके ट्राइबल एरियाज की और खास करके नॉर्थ ईस्ट की तो लाइफलाइन है। लेकिन पहले बांस काटने पर भी आपको जेल भेज दिया जाता था, बांस काटने पर। अब कानून क्यों बना? अब मुझे कोई भी, मैं आपसे पूछूं भाई, मैं अगर आपको पूछूं कि बांस ये वृक्ष है, ट्री है क्या? कोई मानेगा क्या ये ट्री है? कोई मानेगा ये वृक्ष है? आपको आश्चर्य होगा, आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे देश की सरकार ये मानती थी कि बाम्बू ये पेड़ है, वृक्ष है, और इसलिए वृक्ष काटने से जैसे मनाई थी, वैसी बाम्बू काटने से बढ़ाई थी। हमारे देश में एक कानून था जो बांस को ट्री मानता था, और सारे ट्री के कानून इस पर लगते थे। इसको काटना मुश्किल था। हमारे पहले के शासकों को समझ ही नहीं आया कि बांस पेड़ नहीं है। अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट हो सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून को भी हमारी ही सरकार ने बदला। साथियों, आपको याद होगा 10 साल पहले तक आईटीआर भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। आज कुछ ही पलों में आप आईटीआर फाइल करते हैं और रिफंड भी कुछ ही दिनों में अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। अब तो इनकम टैक्स को जुड़े कानून को और आसान बनाने का प्रोसेस संसद में चल रहा है। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, अब ताली बजी। आपको बाम्बू में ताली नहीं बजी, क्योंकि वो आदिवासियों का है। और इससे खास करके जो मीडिया कर्मी है, आप जैसे सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
जो युवा अभी पहली दूसरी नौकरी कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशन भी अलग होती है, उनके खर्चे भी अलग होते हैं। वो अपनी एस्पिरेशंस पूरी करें, उनकी सेविंग्स बढ़े, इसमें बजट ने बहुत मदद की है। हमारा मकसद यही है, देश के लोगों को ईज ऑफ लिविंग दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो, उड़ने के लिए खुला आसमान दो। आज देखिए, जियो स्पेशल डेटा का फायदा कितने सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। पहले अगर किसी को मैप बनाना होता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने इसको बदला और आज हमारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां इस डेटा का बेहतरीन उपयोग कर रही हैं। साथियों, दुनिया को जीरो का कंसेप्ट देने वाला भारत आज इन्फिनिट इनोवेशंस की धरती बन रहा है। आज भारत सिर्फ इनोवेट ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडोवेट भी कर रहा है। और जब मैं इंडोवेट कह रहा हूं तो इसका मतलब है इनोवेटिंग द इंडियन वे। इंडोवेशन से हम ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो, एडेप्टेबल हो। हमने इन सॉल्यूशंस की गेट कीपिंग नहीं की है, बल्कि इन्हें पूरी दुनिया को ऑफर कर दिया है। जब दुनिया एक सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल पेमेंट सिस्टम चाहती थी, हमने यूपीआई की व्यवस्था बनाई, यूपीआई की व्यवस्था बनाई। मैं प्रोफेसर कार्लोस मोंटेस को सुन रहा था, वो यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी के पीपल फ्रेंडली स्वरूप से काफी प्रभावित दिखे। आज फ्रांस, यूएई, सिंगापुर जैसे देश यूपीआई को अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक से जुड़ने के लिए दुनिया के कई देश एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक में हमारी वैक्सीन ने दुनिया को भारत के क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का मॉडल दिखाया। हमने आरोग्य सेतु ऐप को भी ओपन सोर्स किया ताकि दुनिया को इसका लाभ मिले। भारत स्पेस की एक बड़ी पावर है। हम दूसरे देशों की स्पेस एस्पिरेशन को अचीव करने में भी मदद कर रहे हैं। भारत एआई फॉर पब्लिक गुड पर भी काम कर रहा है और अपना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टाइज दुनिया के साथ भी शेयर कर रहा है। साथियों, आईटीबी नेटवर्क ने आज बहुत सारी फेलोशिप शुरू की है। भारत का युवा विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी है। इसलिए भारत का युवा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों को किताबों से आगे, कहीं और आगे बढ़कर सोचने का अवसर दिया है। मिडिल स्कूल से ही बच्चे कोडिंग सीखकर एआई और डेटा साइंस के फील्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स बच्चों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रही है। इसलिए इस साल के बजट में हमने 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने का ऐलान किया है। साथियों, न्यूज की दुनिया में आप लोग अलग अलग एजेंसियों का
सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इससे आप लोगों को बेहतर न्यूज कवरेज में मदद मिलती है। ऐसे ही रिसर्च की फील्ड में स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सोर्स की जरूरत होती है। इसके लिए पहले उन्हें महंगे दामों पर अलग अलग जर्नल्स सब्सक्रिप्शन लेने होते थे, खुद को पैसे खर्च करने पड़ते थे। हमारी सरकार ने सभी रिसर्चर्स को इस चिंता से भी मुक्त कर दिया है। हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाए हैं। इससे देश के हर रिसर्चर को दुनिया के जाने माने जर्नल्स की फ्री एक्सेस मिलनी तय है। इस पर सरकार 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमें इंश्योर कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज मिले, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, बायोटेक रिसर्च हो या एआई हो। हमारे बच्चे फ्यूचर लीडर्स बनकर उभर रहे हैं। डॉक्टर ब्रायन ग्रीन ने आईआईटी के स्टूडेंट से मुलाकात की है और एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट से मिलने गए थे और जैसा उन्होंने बताया है, उनके एक्सपीरियंस वाकई शानदार रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भविष्य का कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भारत के किसी छोटे से स्कूल से निकलेगा। साथियों, भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर लहराए, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी दिशा है। साथियों, ये छोटा सोचने और छोटे कदम लेने का समय ही नहीं है। मुझे खुशी है कि एक मीडिया संस्थान के रूप में आपने भी इस भावना को समझा है। आप देखिए, 10 साल पहले तक आप सोचते थे कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचे, आपका मीडिया हाउस पहुंचे। आज आपने भी ग्लोबल होने का साहस जुटाया है। यही प्रेरणा, यही प्राण आज हर नागरिक का, हर एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। मेरा तो सपना है दुनिया के हर बाजार में, हर ड्राइंग रूम में, हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय ब्रांड मौजूद हो। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो वेड इन इंडिया पर पहले विचार करे। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखे। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। इसमें आपके नेटवर्क की, आपके चैनल की बड़ी भूमिका होगी। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस और संकल्प से इन्हें हकीकत में बदलना है। साथियों, भारत अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप भी एक मीडिया हाउस के रूप में
खुद को वर्ल्ड स्टेज पर लेकर आए, ऐसा संकल्प लेकर के आगे बढ़े। मैं मानता हूं कि आप इसमें जरूर सफल होंगे। आईटीबी नेटवर्क की पूरी टीम को मैं फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और देश और दुनिया से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। उनके विचारों ने जरूर एक सकारात्मक सोच को बल दिया है। मैं इसके लिए भी, क्योंकि भारत का गौरव बढ़ता है तो हर भारतीय को आनंद होता है, गर्व होता है, और इसके लिए मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कारम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आज वो आए